आपकी सहूलियत के लिए हमने इस कहानी को कुछ सरल बना दिया है। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन मुझसे सिर्फ 3 क्लास आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इसकी बुनियाद इतनी मजबूत डालना चाहते थे जिस पर एक आलीशान महल बन सके। वो 1 साल का काम 2 साल में करते थे, यानी एक क्लास को पास करने में 2 साल लगाते थे। कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। उनका कहना था कि अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं होगा तो मकान कैसे मजबूत बनेगा। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी सुरक्षा और निगरानी का जैसे जन्म से ही अधिकार मिल गया था, और मेरी समझदारी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को ऑर्डर समझूं। वो स्वभाव से बड़े पढ़ाकू और पढ़ाई को महत्व देने वाले थे। हरदम किताबें खोल के बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के कवर पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या लाइन को 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता और न कोई तालमेल। मतलब एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये लिखा देखा, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने कोशिश की कि इस पहेली का कोई मतलब तो निकालूं, लेकिन फेल हो गया और उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। वो 9th क्लास में थे और मैं 5वीं में। उनके शब्दों का मतलब जानना या उनकी ये बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ चढ़ने जैसा भारी भरकम काम लगता था। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकर उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी दरवाजे पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का गुस्से वाला रूप देखकर जान निकल जाती थी। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी आवाज में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास तो सिर्फ चुप्पी थी। न जाने मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरी चुप्पी कह देती थी कि मुझे अपनी गलती स्वीकार है, और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि प्यार और गुस्से से मिले हुए शब्दों से मेरा स्वागत करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक शब्द ही नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। अरे अगर ऐसा होता तो हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी के पंडित हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े ज्ञानी भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम कितने बेवकूफ हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं सीखते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम खुद अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं तो उसके पास भटकता भी नहीं, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम यूं ही खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते ही हैं। तुम उम्र भर इसी क्लास में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो ठीक है, घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अरे भाई, पिताजी की मेहनत क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये डांट फटकार सुनकर आंसू बहाने लगता। मेरे पास जवाब ही क्या था। गलती तो मैंने की थी, लेकिन डांट सुनना किसे अच्छा लगता है।
भाई साहब भाषण देने की कला में माहिर थे। ऐसी ऐसी चुभने वाली बातें कहते कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जी जान से मेहनत करने की शक्ति मुझ में नहीं थी और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बस के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। उसके बाद मैं चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से प्लान बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद का नशा बिल्कुल उड़ जाता। सुबह सुबह उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक इंग्लिश, 8 से 9 तक मैथ्स, 9 से 9:30 तक हिस्ट्री, फिर खाना और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 तक इंग्लिश की कंपोजिशन, फिर खाना खाकर 8 से 9 तक ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक दूसरे सब्जेक्ट, फिर आराम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन से ही उसे तोड़ना शुरू हो जाता। मैदान की वो हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव पेच, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे एक अनजान और जबरदस्त रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर भाई साहब को ज्ञान देने का और डांट लगाने का मौका मिल जाता। मैं उनके साए से भी भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर भी ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरी जान निकली। ऐसा लगता था जैसे सिर पर हमेशा एक तलवार लटक रही है। फिर भी जैसे मौत और मुसीबत के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं डांट और फटकार खाकर भी खेल कूद को नहीं छोड़ सकता था। फाइनल एग्जाम हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और क्लास में फर्स्ट आया। अब मेरे और उनके बीच सिर्फ 2 साल का फर्क रह गया था। जी में आया भाई साहब से पूछूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी आया, लेकिन वो उतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल से हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही बहुत गलत लगने लगा। हाँ, मुझे अब अपने ऊपर कुछ घमंड हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर नहीं रहा। मैं आजादी से खेल कूद में शामिल होने लगा। मेरा दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर से मेरी इंसल्ट की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून चलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते भी क्लास में फर्स्ट आ गया। लेकिन जुबान से ये हैकड़ी जताने की हिम्मत न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब के उस डर का आतंक अब मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी और एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर ठीक खाने के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और क्लास में फर्स्ट आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तो तुम क्या चीज हो। तुमने हिस्ट्री में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा सबक लिया, या बस यूं ही पढ़ लिया। सिर्फ एग्जाम पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असली चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका मतलब समझो। रावण पूरी दुनिया का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य बहुत बढ़ गए हैं, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते।
दुनिया में कई देश अंग्रेजों के राज को स्वीकार नहीं करते, वो बिल्कुल आजाद हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। दुनिया के सभी राजा उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे। मगर उसका क्या अंत हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक बूंद पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो चाहे बुरा काम करे, पर घमंड न करे, इतराए नहीं। जिसने घमंड किया वो दुनिया से गया। शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा। उसे ये अहंकार था कि भगवान का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था। वो भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी सिर्फ एक क्लास पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर चढ़ गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गया, यानी बिना मेहनत किए तुमने ये सब पा लिया। मगर बटेर सिर्फ एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में तुक्का मारने से ही सही निशाना लग जाता है। उससे कोई अच्छा प्लेयर नहीं हो जाता। अच्छा प्लेयर वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे क्लास में आओगे तो होश ठिकाने आ जाएगा। जब एलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। 0 भी नहीं मिलेगा, 0 भी। तुम हो किस ख्याल में? 1 दर्जन तो जेम्स हैं, दर्जनों विलियम्स, चार्ल्स। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है भाई। इन अभागों के नाम भी नहीं होते थे। एक ही नाम के पीछे 2, 7, 14, 15 लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री का तो बस भगवान ही मालिक है। अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे कोई निर्दयी लोगों से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अजब में क्या फर्क है, और बेकार की बात के लिए क्यों स्टूडेंट का खून चूसते हो? दाल चावल रोटी खाई या चावल दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन टीचर लोगों को क्या परवाह। वो तो वही देखते हैं जो बुक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के एक एक शब्द रट डालें और इसी रटने का नाम एजुकेशन रख दिया है भाई। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस लाइन पर वो परपेंडिकुलर गिरा दो तो बेस परपेंडिकुलर से डबल होगा। अरे पूछिए इसका मकसद क्या है? डबल नहीं 4 गुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन एग्जाम में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पंक्चुअलिटी पर एक ऐसे लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, पेन हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में कंट्रोल आ जाता है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं और उसके बिजनेस में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें भाई? जो बात एक लाइन में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे बेवकूफी समझता हूँ। ये तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करना है। बेकार में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो फटाफट कह दे और बात खत्म करे, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने काले इंक से रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप पेपर के। ये स्टूडेंट्स पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है कि शॉर्ट में लिखो। समय की पाबंदी पर शॉर्ट में एक ऐसे लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो। वाह भाई, शॉर्ट मतलब 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 200 पन्ने का लिखवाते। मतलब तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है ना ये उल्टी बात की नहीं? बच्चे भी इतनी बात समझ सकते हैं, लेकिन इन टीचरों को इतनी भी अकल नहीं है। उस पर कहते हैं कि हम टीचर हैं। मेरी क्लास में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रख रहे हो। इसीलिए मेरा कहना मानो, भले ही मैं लाख बार फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, बड़ा। दुनिया का मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बांध लो, नहीं तो पछताओगे।
स्कूल का समय हो रहा था। भगवान जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। खाना आज मुझे बेस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर ही अपमान हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद जान ही ले लेंगे। भाई साहब ने अपनी क्लास की पढ़ाई की जो भयंकर तस्वीर खींची थी उसने मुझे डरा दिया। अरे मैं कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्जुब होता है। लेकिन इतने अपमान पर भी किताबों में मेरी अरुचि जैसी की तैसी बनी रही। मैं खेल कूद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जलील ना होना पड़े। मेरा अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर गायब हो गया और फिर मेरा चोरों के जैसा जीवन कटने लगा। फिर फाइनल एग्जाम हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने क्लास में कैसे फर्स्ट आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने जी तोड़ मेहनत की थी। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। इधर 10 बजे रात तक, सुबह 4 बजे तक, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले चेहरे से चमक खत्म हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आ रही थी। रिजल्ट सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई थी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। लेकिन किस्मत की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब सिर्फ एक क्लास का फर्क रह गया था। मेरे मन में एक दुष्ट भावना ने जन्म लिया कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा और फिर वो किस आधार पर मेरी इंसल्ट कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस बुरे विचार को दिल से निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे भले के लिए ही तो डांटते हैं। हाँ जरूर मुझे उस वक्त बुरा लगता है मगर ये शायद उनके भाषण का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का मौका मिलने पर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा था, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी आजादी भी बढ़ी। मैं उनके सब्र का गलत फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसा ख्याल आया कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद कर दिया। मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी को ही देने लगा था। फिर भी मैं भाई साहब का सम्मान करता था और उनकी नजर बचाकर पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां वगैरह समस्याएं अब छुपाकर हल की जाती थी। भाई साहब को यह शक नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस पतंग की ओर जो धीमी गति से झूमता नीचे की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर बेपरवाह मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इसमें बच्चों की एक पूरी सेना लग गई और वो सेना एक झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जो एक खाली रास्ता है। न मोटर कारें हैं, न ट्रॉमे, न गाड़ियां। अचानक भाई साहब से मेरा झगड़ा हो गया जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोले, इन आवारा लड़कों के साथ एक पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीचे की क्लास में नहीं हो बल्कि 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे सिर्फ एक क्लास नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं क्लास पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलमैन को जानता हूं
जो आज फर्स्ट क्लास के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं क्लास वाले हमारे लीडर और न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर आवारा लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस मूर्खता पर ना दुख होता है। तुम बुद्धिमान हो, इसमें कोई शक नहीं। अरे लेकिन वो समझदारी किस काम की जो हमारे आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। तुम दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से सिर्फ एक ही क्लास नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही क्लास में आ जाओ और पेपर चेक करने वालों का यही हाल रहा तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगले साल तुम मेरे क्लासमेट हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का फर्क है उसे तुम क्या भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों ना बन जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी माँ ने पढ़ाई नहीं की और पिताजी भी शायद 5वीं 6वीं क्लास के आगे नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की एजुकेशन हासिल कर लें तब भी माँ और पिताजी को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह का स्टेट और लॉ है और 8वें हेनरी ने कितनी शादी की और आसमान में कितने कॉन्स्टेलेशन हैं, चाहे उन्हें ये सब बातें ना भी मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। भगवान न करे आज अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। पिताजी को लेटर लिखने के सिवाय तुम्हें कुछ और सूझेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर पिताजी होंगे तो किसी को लेटर नहीं लिखेंगे, घबराएंगे नहीं, पहले खुद बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें कामयाब नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाना है। जो कुछ पिताजी भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से नजरें चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में पिताजी ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इज्जत और नाम के साथ कमाया है और एक परिवार को भी पाला है जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के हैं। उन्हें 50,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन उनके घर में इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, हमेशा कर्ज में रहते थे। जब से उनकी माताजी ने मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हैं। तो भाईजान ये घमंड दिल से निकाल दो कि तुम मेरे पास आ गए हो और अब आजाद हो। मेरे रहते हुए तुम रास्ते से भटक नहीं सकते। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। थप्पड़ दिखाते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। उनकी इस नई तरकीब के सामने मेरा सर उनके सामने झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी कमी और छोटेपन का एहसास हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा पैदा हुई। मैंने नम आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? अगर खुद बेराह चला गया तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे सिर पर है ना। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक ग्रुप उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे थे ही। उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोस्तों, इसी मोड़ पर यह जबरदस्त कहानी यहीं पर समाप्त होती है।